बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसके भूआकृतिक स्वरूप के बारे में डिस्कस किया था। तो जब हम अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो सीधे मायने में हम ये समझते हैं कि नदियों का प्रवाह, यानी नदियाँ कैसी हैं, उसमें पानी पूरे साल में कैसा रहता है, किन किन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती हैं और कहाँ जाके इनका जल जो है वो मिल जाता है। इस पूरे सिस्टम को फिर ये हम कहते हैं अफवाह, और किस तरह से इनकी आपसी बनावट होती है, नदियों का जुड़ाव कैसे होता है, उसका जो पूरा एक तंत्र बनता है उसी को हम कहते हैं अफवाह तंत्र या सिस्टम, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह प्रकार के अफवाह तंत्र होते हैं। तो हम उन अफवाह तंत्रों के प्रकार की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के संदर्भ में वो किस तरह का अफवाह पाया जाता है उसका डिस्कशन हम आप करेंगे। तो कहीं का भी अफवाह तंत्र जो होता है वो प्रमुख रूप से दो बातों पर डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनमें से एक तो ये है कि सबसे पहले प्रवाह किसका होगा, जल का। तो जल की उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है, यानी जल कहाँ से उपलब्ध होगा, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, या फिर अगर ऐसा भूभाग है जहाँ बर्फ का जमाव पाया जाता है, उस बर्फ के पिघलने के बाद यानी या हिमनदों के पिघलने के बाद जो पानी प्रवाहित होता है, यानी कुल मिला के बात ये चाहे वर्षा के द्वारा चाहे हिम की पिघलने के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है वो बड़ा आवश्यक होता है। यानी उपलब्धता जल की, जल की मात्रा की उपलब्धता सबसे पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये कि अब ये जल जो है वो बहेगा किधर, प्रवाहित किधर होगा, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ का धरातलीय स्वरूप कैसा है, यानी उसके ढाल की प्रकृति क्या है उस जगह की जहाँ भी ये जल प्रवाहित होता है। तो बेसिक रूप से इन दो चीज़ों पर कहीं का भी अफवाह जो है वो निर्भर करता है। एक तो वो जब वहाँ का जो वर्षा की मात्रा यानी जल की उपलब्धता, और दूसरा वहाँ का धरातलीय स्वरूप कि धरातल स्वरूप कैसा है, कि नदियाँ कैसे प्रवाहित होंगी, तेज रफ्तार से होंगी, धीमी रफ्तार से होंगी, गहरी संकरी घाटियों में प्रवाहित होंगी या समतल मैदानी भागों में प्रवाहित होंगी। ये सारी चीज़ें उसके वहाँ के धरातलीय स्वरूप के बारे में के पर आधारित होता है। तो भारत के संदर्भ में जैसा हम जानते हैं, हमने धरातलीय स्वरूप में पढ़ रखा है कि उत्तरी भाग जो पूरा पर्वतीय भूभाग है, हिमालय विशाल, वहाँ से नदियाँ अधिकांश निकलती हैं भारत की, और उसके बाद मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा दक्षिण आते हैं, यानी जो हिमालय के बाद तो फिर हमारा एक विशाल विस्तृत मैदानी भूभाग है जो इन्हीं नदियों द्वारा निर्मित किया गया है, वहाँ भी जल प्रवाह होता है। उसके बाद हम जब और साउथ आते हैं तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ भी कई पर्वतीय श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उन पर्वतीय ढालों से भी नदियाँ निकलकर अधिकांश नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हुई जाके उसमें मिल जाती हैं, और कुछ नदियाँ जो है वो अरब सागर में भी जाके गिरती हैं। तो इस तरह का जो धरातलीय स्वरूप है उससे यहाँ का अफवाह तंत्र जो है वो नियंत्रित होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात उस डिटेल में न जाके देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में अफवाह तंत्रों के प्रकार कितने हो सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन की आज हम बात करेंगे आपसे बेसिक रूप से। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मीन्स भारत का अफवाह तंत्र, उसका वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, उन्हीं आधारों पर भारतीय अफवाह तंत्र को जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आधार है कि ड्रेनेज सिस्टम्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब है उसका अफवाह क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ से जल उस नदी द्वारा एकत्रित किया जाता है, कहाँ कहाँ से जल आता है। तो जैसा उसका क्षेत्रफल होता है उसके बेस पे भी हम अफवाह तंत्रों को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो हमारा ये मेजर रिवर यानी मुख्य नदियाँ, यानी मुख्य अफवाह तंत्र जो मेजर रिवर्स है, अगर वो नदियाँ जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं मुख्य नदी। ठीक है। उसके बाद दूसरा अफवाह होता है मीडियम रिवर का, यानी मध्य स्तर की जो नदियां हैं उनका जो अफवाह जो कैचमेंट एरिया होता है जिसको हम अफवाह क्षेत्र कहते हैं, वो 20,000 स्क्वायर वर्ग जो है वो अधिकतम उसका, यानी 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का अगर कैचमेंट एरिया किसी नदी का है तो उसे हम कहते हैं मीडियम रिवर। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि अगर कोई एरिया ऐसा है नदी, यानी छोटी नदियां खासतौर से जिनका अफवाह क्षेत्र जो है वो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उसे हम कहते हैं छोटी नदियां, यानी लघु नदी जिसे हम कह सकते हैं, लघु सरिताएं कहते हैं।
तो इस तरह से भारत की नदियों को इन 3 भागों में विभाजित किया गया है अपवाह क्षेत्रों के आधार पर। इसी तरह से हम देखते हैं कि दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है उनकी उत्पत्ति के संदर्भ, यानी ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिजिन, यानी नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है, उस उत्पत्ति के आधार पर भी भारत की नदियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख रूप से भारत की नदियां 2 जगहों से उनकी ओरिजिन होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। एक तो उत्तर में जो हमारा हिमालय है, वहां हिमालयन रिवर जिसे हम कहते हैं, पर्वतीय हिमालय पर्वत से प्रवाहित होने वाली नदियां, और दूसरा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां। 2 हिस्से हैं, 2 जहां से उनकी उत्पत्ति होती है। तो बात हम करते हैं अगर हिमालयन रिवर की, यहाँ लिखा हुआ पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल का मतलब होता है हमेशा बहने वाली, यानी सतत वाहिनी नदियां जो होती हैं उसको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर। तो अधिकांश जो हिमालय की नदियां हैं वो सतत वाहिनी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी तो इनमें रहता ही है। इसके अलावा जो बर्फ यानी हिमनद जो जमा हुए हैं पर्वतीय भागों पे, उच्च पर्वतीय भागों पर, वो पिघलते हैं, तो उसकी वजह से भी इनमें जल की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये पूरे साल प्रवाहित होती रहती हैं नदियां। इनको इसीलिए कहते हैं सतत वाहिनी नदियां, पेरेनियल रिवर्स, जिसमें प्रमुख रूप से सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियां हैं जो पूरे उत्तरी भारत को सिंचित करती हैं। पूरा वो एरिया जो है, चाहे वो सिंधु नदी का हो जिसके चंबल, बेतवा, सारी सतलज, रावी, ब्यास, ये सब उनकी ट्रिब्यूटरीज है। हम नीचे आते हैं गंगा नदी, यमुना, और उसका पूरा आगे फिर हम पूरब की तरफ चलते हैं तो ब्रह्मपुत्रा। ये सारी वो नदियां हैं जो पूरे साल जिनमें जल का प्रवाह होता है, जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। इसी तरह से दूसरे प्रकार की नदियां जिनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय भागों से होती है, ये खास तौर से वर्षा ऋतु में इनमें जल प्रवाहित होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन पेरिनियल रिवर्स, या इन्हीं को सीजनल रिवर कहते हैं। यानी ये सतत वाहिनी नदियां नहीं होती हैं, वर्षा ऋतु में ही इनमें जल का प्रवाह होता है, क्योंकि उसके बाद इस एरिया में कहीं कोई बर्फ नहीं है, कोई हिमनद नहीं है जहां उनको पूरे वर्ष भर जल की प्राप्ति हो। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां वो सतत वाहिनी नदियां नहीं है, बल्कि उनको हम मौसमी नदियां कहते हैं या सीजनल रिवर कहते हैं, जिनमें बड़ी प्रमुख नदियां जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और उनकी छोटी छोटी और सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत को सिंचित करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ 2 तरह के ओरिजिन के आधार पर ड्रेनेज सिस्टम थे। अगर हम तीसरी बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, यानी पानी का इनकी प्रवाह होते होते कहाँ जाके मिलता है इनका जल, उसके आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं भारत की नदियों को। तो एक तो वो हिस्सा है जो ओशनिक ड्रेनेज बेसिन्स कहलाता है, यानी ऐसी नदियां जिनका जल जाके सागरों और महासागरों में मिल जाता है। तो हम देखें अगर तो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं वो, या उत्तरी जो हिमालय की नदियां हैं वो, अधिकांश नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल मिक्सअप करती हैं। तो वो नदियां रिवर्स ड्रेनिंग टुवर्ड्स सी और ओशंस, यानी सागरों और महासागरों की तरफ जो नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में हिमालयन रिवर्स जितनी भी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलज सारी नदियां हैं, ये सब कुछ जाके महासागर में गिर जाती हैं, यानी इधर बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की तरफ अरब सागर में। इसी तरह से जो डेक्कन रिवर्स है एंड कोस्टल रिवर्स, ठीक है, यानी तटीय नदियां जितनी भी है, जैसे पश्चिम भारत की नदियां हैं, पश्चिम में नर्मदा ताप्ती है, वो चली जाती है अरब सागर में। महाराष्ट्र, केरला की छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वो जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। बाकी पूरब की तरफ ये चाहे वो गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो जाके मिक्सअप करती हैं, वहां गिर जाती हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि ये ओशनिक ड्रेनेज बेसिन्स हैं, यानी जिनका जल जो है वो सागर में जाके महासागर में मिल जाता है। दूसरा ड्रेनेज पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंसर्न में, जिसको हम इनलैंड या इंटरनल ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र जिसे हम कहते हैं, यानी जिनका जल किसी सागर महासागर में जाके मिक्सअप नहीं होता है, बल्कि उसके महाद्वीपीय भाग में ही, आंतरिक भाग में ही वही नदियां प्रवाहित होती हैं और वही जल जो है वो इकट्ठा होके वहीं कई बार समाप्त हो जाता है, कई बार झीलों के रूप में बचा रह जाता है, यानी किसी सागर महासागर में जाकर नहीं मिलता है। इसीलिए इन्हें आंतरिक अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। खासतौर से वो यहाँ लिखा हुआ है कि रिवर्स ड्रेनिंग इनटू इनलैंड बेसिन्स और लेक्स, यानी झीलों में या अंदर आंतरिक किसी
जगह पे इकट्ठा होकर रह जाती हैं, किसी सागर महासागर में नहीं मिलती हैं। तो ख़ास तौर से जो पश्चिमी राजस्थान की नदियां हैं, जिसमें हम पढ़ते आए हैं, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था राजस्थान का भूगोल, उसमें देखा था, चाहे वो साबी हो, चाहे वो कांतली हो, कुछ नदियां जो है वो लूनी की कुछ ट्रिब्यूटरीज है उधर, वो जाके आंतरिक खासतौर से जो शेखावटी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ जो छोटी छोटी मौसमी नदियाँ हैं वो वर्षा के ऋतु में अपना जल प्रवाहित करती हैं, लेकिन वो किसी सागर महासागर में नहीं मिलती, बल्कि उसी जो शुष्क मरुस्थलीय भूभाग है वहीं जो है वो विलुप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने को कहते हैं हम आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें लिखा कि दे आर मेनली सीजनल इन कैरेक्टर ड्रेनिंग इनटू द इनलैंड बेसिन एंड सॉल्ट लेक। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो जो सीजनल है, वर्षा ऋतु में उनमें कुछ पानी होता है और वो बह के वो आसपास जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें उनका जल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, वो जल कहीं बाहर नहीं जाता है, इसीलिए इनको आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र कहते हैं या आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। तो आज हमने इन अपवाह तंत्रों के क्लासिफिकेशन की बात की है, कुछ आधार और हैं जिनका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।